जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, हमारे देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें जाति एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ये इनकार कोई नहीं कर सकता। पहले जो सवर्ण समाज था और जो दलित समाज था, उसके बीच में खाई बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। मतलब इतनी ज्यादा थी कि दलितों को सवर्णों द्वारा कुएं से अपने पानी नहीं पीने दिया जाता था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था और उनको अपने साथ नहीं बिठाया जाता था। जैसे अमेरिका के अंदर ब्लैक्स के साथ होता था, वैसे ही हमारे देश के अंदर दलितों के साथ होता था। ये सच्चाई है, इसको छिपाने की कोई जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है। ये हुआ है, पास्ट टाइम में ऐसा हुआ है। व्यवस्था के अंदर सवर्णों के लिए अलग नियम थे और दलितों के लिए अलग नियम थे। शास्त्रों को पढ़ना, उनको सुनाना, ये उनके लिए वर्जित था। मंदिरों में जाना, प्रवेश उनके लिए वर्जित था। धीरे धीरे जैसे जैसे समाज से सुधार हुए, सामाजिक सुधारक लोगों ने अपने अपने प्रयासों के माध्यम से देश को एकजुट करने के लिए सभी धर्म और जातियों के बीच में एकजुट सबको करने का प्रयास किया। उसका प्रभाव हुआ कि ये थोड़ा कम हुआ, लेकिन कम हुआ, खत्म नहीं हुआ। डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अंदर दलितों को रिजर्वेशन दिया, चाहे वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा हो, चाहे वो पढ़ने का अधिकार हो, उन्होंने दिलाया। जो बाबा साहब का कहना था कि शिक्षा शेरनी का दूध हो, जो पिएगा वो शेर बनेगा और जो नहीं पढ़ेगा, तो ये चाहते थे वो कि लोग पढ़ें और पढ़ने के बाद जो एक भेड़ चाल में चलने की लोगों की प्रवृत्ति होती है उससे दूर रहें, और शिक्षा उनको जागृत करेगी, उनके दिमाग को खोलेगी और वो 21वीं शताब्दी की तरफ देश को ले जाएंगे। ये जो संविधान सभा के अंदर बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठा करते थे, इस दृष्टिकोण से संविधान बनाया गया था और रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था। उस समय शायद संविधान निर्माताओं को यह अंदाजा नहीं था कि इतना लंबा समय लगेगा डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने में, और उन्हें लगा था कि 10 साल रिजर्वेशन देंगे तो रिजर्वेशन के बाद ये खाई दूर होगी और जाति नदारद हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और इसको लोग कोट करते हैं कि साहब जो रिजर्वेशन दिया गया था केवल 10 साल के लिए दिया गया था, उसको 75 साल तक क्यों कायम रखा गया? इसलिए कायम रखा गया कि भेदभाव खत्म नहीं हुआ, कम हुआ, खत्म नहीं हुआ। बल्कि अभी तक तो जातियों के आधार पर भेदभाव हुआ करता था, धार्मिक आधार पर भेदभाव होने लगा। तो दो तरह के आपस में डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गए, एक धर्म के आधार पर, एक जाति के आधार पर। और अगर धर्म और जाति के आधार पर कोई उच्च वर्ण का है और धर्म और जाति के आधार पर कोई निम्न वर्ण का है, तो ये खाई और ज्यादा चौड़ी हो गई। लेकिन जो रिजर्वेशन के समर्थक हैं वो कहते हैं कि सामाजिक खाई जो थी वो खत्म नहीं हुई, और जो रिजर्वेशन के विरोधी हैं वो कहते हैं खत्म हो गई और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो 10 साल के लिए केवल बनाया गया। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि पास्ट में ऐसा होता था। पास्ट में यह भी होता था कि हिंदू राजा आक्रमण करते थे, मुसलमान राजाओं को रौंद देते थे, मुसलमान राजा हिंदू राजाओं पे आक्रमण करते थे और वो उन्हें रौंद देते थे। बड़े बड़े विभत्स कांड हुआ करते थे। उस जमाने में लड़ाई जो होती थी वो तोपों और तलवारों से हुआ करती थी, और इस प्रकार की घटनाएं महाभारत में भी हुई, रामायण में भी हुई और बाद में भी चलती रही। तो ये लेकिन उस जमाने में जो युद्ध हुआ करते थे, ये धार्मिक युद्ध नहीं होते थे, ये अपने क्षेत्र को, राज्य को बढ़ाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए होते थे। और हिंदू राजाओं के जो सेनापति होते थे मुसलमान होते थे, मुसलमान राजाओं के सेनापति हिंदू होते थे, लेकिन वो धार्मिक युद्ध नहीं था। इसलिए शिवाजी महाराज, अकबर, औरंगजेब, महाराणा प्रताप, सबकी सेना में दूसरे धर्म के लोग भी सेना में काफी बड़ी संख्या में हुआ करते थे, कि वो क्षेत्र के अनुसार युद्ध होते थे, धर्म और जाति के आधार पर नहीं होते थे। लेकिन जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने रिजर्वेशन दिलाया था, वो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं था, वो सामाजिक आधार पर थे। और सामाजिक आधार पर जब तक भेदभाव खत्म ना हो तब तक उस मूल्य जो सिद्धांत था उससे समझौता नहीं हो सकता। इसलिए उनका ये मानना था, और ये दलित संगठनों का भी मानना है,
कि ये रिजर्वेशन जो है सामाजिक आधार पे, आर्थिक आधार पे नहीं है, लेकिन संशोधन किया गया संविधान के अंदर और उसको आर्थिक आधार पे भी कर दिया गया। एडिशनल रिजर्वेशन 10% जो सवर्ण जाति के इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं उनको भी प्रोवाइड कर दिया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन और कोर्ट के अनुसार जो लिमिट थी उसको भी क्रॉस कर दिया गया, लेकिन जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की मूल भावना थी उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन संविधान के अंदर मूल भावना के अंदर ये कहा अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कि धर्म के आधार पे रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर ये लगता है देश को कि देश का एक ऐसा धार्मिक समाज है जिसको जिसको उसको आर्थिक आधार, शैक्षिक आधार पे, नौकरियों के आधार पे लाभ नहीं मिल रहा है, वो उसी प्रकार से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जिस प्रकार से दलितों की सामाजिक आर्थिक स्थिति है वैसी ही उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति है। और पिछले 11 साल से तो ये जो सामाजिक स्थिति है इसमें बहुत ज्यादा विभाजन और इस प्रकार की चीजें शुरू हुई। तो अगर जैसे सवर्ण लोगों को 10% का इकोनॉमिकली वीकर को रिजर्वेशन देने की बात हुई, उसी प्रकार का रिजर्वेशन अगर किसी ऐसे वर्ग को दिया जाए और उसके लिए विरोध हो तो ये बात मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि असली मुद्दा यह है कि या तो केवल सामाजिक आधार पर रिजर्वेशन दें, तब तो कोई धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आर्थिक आधार पर भी आप रिजर्वेशन दें तो उस समाज को जो इससे वंचित है और जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया उसको रिजर्वेशन क्यों ना दिया जाए। खैर, यह बड़ा विवादित मुद्दा है और मैं उस विवाद में पढ़ना नहीं चाहता, मैं तो केवल अपना इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं। लेकिन दलित लोगों के साथ जिस प्रकार का अन्याय होता है, जिस प्रकार का शोषण होता है, उसके दो उदाहरण बिल्कुल हमारे आपके सामने हैं। तमिलनाडु के अंदर, और ये ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सत्ता पक्ष करती है विपक्ष करता है, ये समाज के अंदर जहर नीचे तक घुला हुआ है। जैसे आज धार्मिक आधार पे भेदभाव बहुत जहर की तरह घुला हुआ है, देश को कमजोर कर रहा है, वैसे जातीय आधार पे भी भेदभाव नीचे तक परकोलेट कर गया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे अपोजिशन की सरकार। तमिलनाडु में अपोजिशन की सरकार है, लेकिन वहां एक कबड्डी मैच में एक दलित बच्चे ने कबड्डी खेली, जीता, बहुत अच्छा कबड्डी का प्लेयर था, लेकिन एक समूह ने उसकी 3 उंगलियां इसलिए काट दी कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो कबड्डी खेले और अपने से उच्च वर्ण के आदमी के साथ कबड्डी खेले। तो ये इसका माने सिद्ध करता है कि समाज के अंदरूनी तरीके पे धर्म और जाति के आधार पे विभाजन बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसी प्रकार की घटना आपने देखी होगी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर पीएचडी में एडमिशन होने थे, 4 सीटें थी और उसमें एक दलित छात्र ने भी आवेदन किया था, उसका जनरल कास्ट की कैटेगरी में नंबर 2 था, लेकिन क्योंकि वो दलित था और नंबर 2 में आ गया था तो उसको एडमिशन नहीं देने की वजह से, जातिवादी मानसिकता की वजह से केवल एक व्यक्ति को पीएचडी में एडमिशन दिया गया और उसको एडमिशन नहीं दिया गया। वो स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, उसके साथ दलित छात्र बीएचयू के अंदर स्ट्राइक पे बैठे, वही मेरा विश्वविद्यालय जहां से मैंने इंजीनियरिंग की है। इसका मतलब देश जो है वो इतना ज्यादा कमजोर है क्या अंदर से कि जाति और धर्म के आधार पे इतना ज्यादा विभाजन देश के अंदर हो गया है। तो क्या ये देश के लिए अच्छा है? क्या ये देश को एकत्रित संगठित करता है? और क्या ये हम आप जैसे लोगों का कर्तव्य नहीं है कि धर्म और जाति के आधार पे जो देश कमजोर हो रहा है इसको एकजुट करें और उन लोगों से संघर्ष करें जो धर्म और जाति के आधार पे देश को कमजोर कर रहे हैं और बांट रहे हैं, और क्योंकि वो लोग देश को कमजोर कर रहे हैं तो उनके साथ हमारा संघर्ष जारी रहे जब तक देश के अंदर 142 करोड़ लोगों को सबको एकजुट होकर देश के निर्माण में बराबर भागीदार न बनने दिया जाए, और जब तक कोई आर्थिक सामाजिक वर्गीकरण ना हो, शोषण ना हो, तब तक क्या हम लोगों का ये कर्तव्य नहीं है कि हम लोग एकजुट होकर मिलजुल कर उन लोगों के खिलाफ संघर्ष करें जो देश को धर्म और जाति के आधार पे बांटते हैं और अपने को दूसरे से श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरे को अपने से निम्नतर समझते हैं। ये देश के लिए आवश्यक है, भारत के गौरवशाली भविष्य के लिए आवश्यक है, 21वीं शताब्दी के लिए आवश्यक है। कब्र खोदना, मस्जिदों को खोदना, दूसरे के इबादत गृह को खोदना, एक दूसरे से संघर्ष करना, एक दूसरे के खिलाफ आग उगलना, ये मेरे ख्याल से राष्ट्रहित में नहीं है, और जो लोग ऐसा करते हैं उनको राष्ट्रद्रोही
मेरे ख्याल से भारत सरकार से मेरा निवेदन है उन्हें घोषित करे और इनके खिलाफ कानून बनाए, जिससे देश के अंदर जाति और धर्म के आधार पर विभाजन को कोई प्रोत्साहन न दे सके। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।